काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है मूल्यांकन के प्रकार। तो डायरेक्टली हम लोग टॉपिक पे तुरंत आते हैं। तो मूल्यांकन के जो हमारे प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: लिखित, मौखिक, साक्षात्कार। ठीक, और साक्षात्कार यहाँ से संचरित और असंचरित 2 भागों में बढ़ जाता है। अब बात करते हैं लिखित, मौखिक और साक्षात्कार की। तो लिखित में इसकी विशेषताएं, महत्व, उपयोगिता, और ऐसे ही मौखिक में क्या उपयोगिताएं, क्या विशेषताएं हैं इस मूल्यांकन की, और ऐसे ही साक्षात्कार में। ठीक, तो इनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं हम उनकी चर्चा करते हैं। इस क्रम में हमारा पहला प्रश्न है कि मौखिक परीक्षा के उद्देश्य लिखिए। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? उद्देश्य। देखिए, लिखित, मौखिक और साक्षात्कार शब्दों के माध्यम से तो आप लोग समझ गए होंगे कि लिखित मूल्यांकन में लिखने के द्वारा लिखित मतलब रूप में मूल्यांकन होता है, और मौखिक में बोल के या बोलचाल की भाषा में, और साक्षात्कार के द्वारा साक्षात्कार जैसे लिया था इंटरव्यू। ठीक, अब हम बात करते हैं कि मौखिक परीक्षा के उद्देश्य लिखना है। यहाँ पे पहला है बालक को इस योग्य बनाना कि उसने जो देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो अथवा अनुभव किया हो उसका वर्णन शुद्ध भाषा में दूसरों के सामने कर सके। बालक को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति एवं उचित हाव भाव के साथ बोलना सिखाना। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से उचित ढंग से दे सकें। छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने योग्य बनाना। छात्रों में स्वाभाविक ढंग से वार्तालाप करने की क्षमता विकसित करना। छात्रों को मधुरता पूर्वक शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हुए बोलना सिखाना। और छात्रों को इस योग्य बनाना कि अपनी कही हुई बात की सार्थकता सिद्ध कर सके। और आगे है छात्रों को धारा प्रवाह एवं प्रभावशाली तरीके से बोलना सिखाना। छात्रों को परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सिखाना। ये हो गया। आगे मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व और आवश्यकता। ठीक है, तो हमें यहाँ पे महत्व और आवश्यकता की बात कर लेते हैं। पहला है कि मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज एवं सरलतम माध्यम है, और मौखिक भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भावों को स्वाभाविक रूप से दूसरों के सामने व्यक्त कर सकता है, और मौखिक भाषा द्वारा कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा सकता है। दैनिक जीवन के सभी क्रियाकलापों में मौखिक भाषा ही प्रयुक्त होती है, और इसके द्वारा बालक की जिज्ञासा शांत होती है। मौखिक भाषा द्वारा नवीन जानकारी प्राप्त होती है, और भाषा शिक्षण का स्वाभाविक क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना। मौखिक भाषा का प्रयोग बालक को सुनने एवं बोलने में कुशल बनाता है। यह बोलचाल ही पढ़ने एवं लिखने की कौशल को विकसित करती है। विद्यालयी पाठ्यक्रमों के सभी विषयों में मौखिक भाषा ही प्रमुख माध्यम है। सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में मौखिक अभिव्यक्ति ही प्रमुख साधन है। आगे है कि मौखिक अभिव्यक्ति की शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, उन्हें संक्षेप में लिखिए। तो जो विधियां हैं उनके बारे में देखने से पहले लाइन पढ़ लेते हैं। लिखा है, मौखिक कार्य भाषा शिक्षण का प्रमुख आधार होता है। मौखिक भाषा के बिना विद्यालय अथवा परिवार में सीखना सिखाना दोनों ही असंभव कार्य होते हैं। अतः भाषा शिक्षण कराते समय प्राथमिक स्तर पर ही मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किया जाना चाहिए, ताकि बालक की अभिव्यक्ति में प्रवाहमयता, शुद्धता, मधुरता आ सके। इसके लिए अध्यापक को निम्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला है चित्र वर्णन विधि। प्रायः छोटे बच्चे होते हैं वो चित्र देखने में रुचि लेते हैं, और चित्रों को दिखाकर बच्चों को वर्णन कराना चाहिए। जैसे घोड़े का चित्र दिखाकर अथवा हाथी का चित्र दिखाकर, घोड़े अथवा हाथी के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। चित्रों को दिखाकर कोई कहानी कही जा सकती है। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए चित्र वर्णन सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, आगे है कहानी कथन विधि। तो प्रायः कहानी सुनना बच्चों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, अतः कहानी अध्यापक पहले स्वयं कहानी सुनाए फिर बच्चे से सुने। प्रायः सभी बच्चों को बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार बालकों को श्रवण कौशल एवं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल दोनों के विकास में सहायता मिलती है। तीसरा है सस्वर वाचन। पाठ्यपुस्तक अथवा पाठ पढ़ाते समय अध्यापक पहले स्वयं अनुच्छेद का वाचन करे, फिर छात्रों द्वारा सस्वर वाचन करवाए। इसके लिए अध्यापक द्वारा छात्रों को छोटी छोटी कविता, बाल गीत आदि कंठस्थ करानी चाहिए। चौथा है कविता पाठ। छोटे छोटे बच्चों में यह प्रवृत्ति है कि वह कहानी अथवा कविता कहे अथवा सुने, इसलिए बालकों को कविताएं कंठस्थ कराकर उन्हें कविता पाठ अथवा वाचन के लिए प्रेरित करना चाहिए। उचित हाव भाव के साथ संचालन कराने से मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। यह विधि मौखिक अभिव्यक्ति की शिक्षा देने का प्रमुख साधन है। पांचवा है संवेद वाचन। मौखिक अभिव्यक्ति में व्यक्तिगत रूप से वाचन करने में बालक को संकोच होता है, अतः सामूहिक रूप से वाचन करवाया जा सकता है। प्रार्थना, सांस्कृतिक कार्यक्रम
आदि ये सब इसमें आते हैं। अभिनय एवं अनुकरण। अभिनय के अंतर्गत नाटक एकांकी में छात्रों को पात्र बनाकर अभिनय करवाया जा सकता है। इससे छात्रों का उच्चारण शुद्ध होगा एवं संकोच की प्रवृत्ति दूर होगी। अंताक्षरी। इस साहित्यिक क्रिया में बालक कविताओं को कंठस्थ करते हैं और प्रतियोगिता के समय पहले दल के बालक द्वारा कही गई कविता जिस वर्ण पर खत्म होती है उसी वर्ण से शुरू होने वाली कविता सुनाते हैं। प्रायः बच्चों को कविता में रुचि होती है और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। पैनल पर चर्चा या पैनल चर्चा। यह चर्चा उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त रहती है, लेकिन अभ्यास से निम्न कक्षाओं के लिए भी उपयोगी रह सकती है। इसमें कुछ छात्र छात्राओं को चर्चा के लिए तैयार किया जाता है। इसमें एक प्रकार के विचार विमर्श होता है, सामूहिक चर्चा होती है, प्रत्येक बालक तर्कपूर्ण ढंग से अपने भाव व्यक्त करता है। इसमें एक प्रश्नकर्ता भी होता है। वार्तालाप विधि। वार्तालाप का विषय बालकों की अनुभव परिधि में होना चाहिए। इसमें बालकों को प्रश्न पूछकर उत्तर देना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि। सामान्य विषय या पाठ्य पुस्तक से संबंधित पाठ से छात्रों से प्रश्न पूछे जाने चाहिए तथा उत्तर पूर्ण वाक्य में लेना चाहिए। भाषण। किसी भी विषय पर छात्रों को भाषण देने को कहा जा सकता है। विषय छात्रों के अनुकूल होना चाहिए। तो ये हमारी कुछ विधियाँ थीं। ठीक, आगे हम लोग प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो लिखा साक्षात्कार विधि का महत्व एवं उपयोग बताना है। तो साक्षात्कार विधि के उपयोग एवं महत्व। पहला है कि लोग लिखने की अपेक्षा बात करना अधिक पसंद करते हैं। साक्षात्कारकर्ता बातचीत के द्वारा विषय के साथ एक अच्छा एवं मित्रवत संबंध स्थापित कर लेता है, जिससे वह विषय की गोपनीय सूचनाएं प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की गोपनीय सूचनाओं को प्रायः विषय लिखकर व्यक्त नहीं करना चाहता। साक्षात्कार के द्वारा शोधकर्ता अपने शोध अध्ययन के विषय में प्रयोज्य को बता सकता है। वह इस बात को भी स्पष्ट कर देता है कि उसे किस प्रकार की सूचनाएं चाहिए। यदि विषय ने किसी प्रश्न का गलत अर्थ लगा लिया हो तो साक्षात्कारकर्ता पूरक प्रश्नों द्वारा प्रश्न को पुनः स्पष्ट कर सकता है। साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में एक ही सूचना को अनेक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। अंतः प्रश्नों के द्वारा साक्षात्कृत की अंतर्दृष्टि एवं भावों को अच्छी तरह से जांचा जा सकता है। बच्चों, अशिक्षितों, भाषा की कम जानकारी रखने वाले व्यक्तियों तथा कम बुद्धि अथवा असामान्य मस्तिष्क वाले व्यक्तियों का अध्ययन करने के लिए यह उपकरण उपयुक्त होता है। साक्षात्कार तकनीकी लचीली होती है। साक्षात्कारकर्ता आवश्यकता अनुसार अपने प्रश्नों में परिवर्तन कर लेता है। इससे प्रयोज्य की वास्तविक सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। आगे साक्षात्कार तकनीकी आंकड़े एकत्रित करने वाली अन्य प्रविधियां जैसे प्रेक्षण, प्रश्नावली, श्रेणी मापनी, अनुसूची से विश्वसनीय एवं व्यवहारिक है। इसका प्रयोग विद्यार्थियों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्श देने हेतु, रोजगार या नौकरी के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु, मनोचिकित्सा कार्य हेतु किया जाता है। इसे केस स्टडी शोध अध्ययनों में एक उपकरण के रूप में प्रायः प्रयुक्त किया जाता है। आगे है कि साक्षात्कार की कार्य विधि का वर्णन करिए। तो साक्षात्कार में निम्न पद हैं। साक्षात्कार के पूर्व की तैयारी। तो वार्तालाप का क्षेत्र अनुसंधान के उद्देश्य की पूर्ति के अनुकूल सुसंगठित होना चाहिए, अतः साक्षात्कार के प्रश्नों के विषय में सुनियोजित पूर्व योजना आवश्यक है। इसके संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि साक्षात्कार का उद्देश्य तथा कौन सी रचनाएं प्राप्त करनी, इसका स्पष्ट निर्णय कर लेना चाहिए। उन प्रश्नों का चयन कर लेना होगा जिनके आधार पर सूचनाएं प्राप्त करनी है। आवश्यक एवं वांछित सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए क्रमबद्ध प्रश्नों की अनुसूची या चेक लिस्ट तैयार करना पहले से आवश्यक होता है। अनुक्रियाओं या प्राप्त उत्तरों को आलेखित करने के लिए विधि भी निश्चित कर लेनी चाहिए। दूसरा है अनुकूल अवसर तथा उपयुक्त स्थान। साक्षात्कार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उत्तरदाता की सुविधा को ध्यान में रखकर उपयुक्त स्थान तथा समय का चयन किया जाए। उत्तरदाता या साक्षात्कृत व्यक्ति से बातचीत करके स्थान एवं समय का निश्चय किया जाना अच्छा होता है, तभी व्यक्ति से वांछित सूचना प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से प्राप्त सूचना अधिक विश्वसनीय होती है। तीसरा साक्षात्कर्ता एवं विषय के बीच घनिष्ठता। तो विषय एवं साक्षात्कर्ता के बीच घनिष्ठता स्थापित करना आवश्यक होता है। साक्षात्कार की सफलता तभी संभव है जबकि साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार करने के पूर्व समरसता स्थापित कर ले। साक्षात्कार की प्रारंभिक स्थिति में विषय को विश्वास में लेना तथा उससे सहयोग प्राप्त करने के लिए उसे तैयार करना आवश्यक होता है। इसके लिए साक्षात्कर्ता प्रयोज्य या विषय का सम्मानपूर्वक स्वागत करता है और शोध के विषय या सामान्य बातचीत के जरिए पारस्परिक संबंध बढ़ाने का प्रयत्न करता है और उसे चाहिए कि साक्षात्कृत या प्रयोज्य को खुलकर बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करे। चौथा है साक्षात्कार का संचालन। तो साक्षात्कार करने के लिए सारी व्यवस्था हो जाने
पर इसे प्रारंभ करना चाहिए। साक्षात्कार करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। साक्षात्कार के पूर्व साक्षात्कृत व्यक्ति से कह देना चाहिए कि उसके द्वारा दी गई सूचनाएं गोपनीय रखी जाएंगी और प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। प्रश्न सरल भाषा में पूछे जाने चाहिए जिसे साक्षात्कृत व्यक्ति समझकर उत्तर दे सके। ऐसे प्रश्न प्रारंभ न किए जाएं जिनसे उत्तरदाता उत्तेजित हो जाए या भावावेश में आ जाए। साक्षात्कृत व्यक्ति को उत्तेजित होता हुआ देखकर साक्षात्कारकर्ता को सावधानीपूर्वक प्रश्नों को बदलकर उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि उत्तरदाता मूल प्रश्न का उत्तर न देकर उससे दूर हटने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति प्रश्नों की भाषा में थोड़ा परिवर्तन करके पुनः मूल प्रश्न की ओर उसे लाता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से विषय से सूचनाएं प्राप्त करता है। पांचवा है कि उत्तर का लेखन एवं व्याख्या। तो उत्तर का लेखन यथासंभव उत्तर प्राप्त होने के साथ ही करना चाहिए। उत्तर लेखन की सर्वोत्तम विधि टेप रिकॉर्डर में संपूर्ण वार्तालाप को रिकॉर्ड कर लेना है, किंतु यदि टेप रिकॉर्डर के उत्तर को रिकॉर्ड करना संभव ना हो तो साक्षात्कारकर्ता के समक्ष दो विकल्प हैं। साक्षात्कारकर्ता या तो साक्षात्कार के समय ही उत्तरों को लिख ले या साक्षात्कार के तुरंत बाद उत्तरों को लिखे। आवश्यक है कि उत्तरदाता के शब्दों को उसी रूप में लिख लिया जाए। वास्तविक लेखन के उपरांत लिखित उत्तरों की व्याख्या करना श्रेयस्कर होता है। साक्षात्कार के समय उत्तरों को टेप रिकॉर्डर की सहायता से रिकॉर्ड करना सुविधाजनक एवं कम खर्चीला होता है। टेप रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्ड की गई सूचनाओं का उत्तरों को पुनः प्रस्तुत करके उसका विश्लेषण एवं व्याख्या करना वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय होता है। टेप करने से उत्तरदाता के मूल शब्द, वाणी एवं वाणी का सांवेगिक उतार चढ़ाव आदि को भी रखा जा सकता है। आगे है कि निरीक्षण विधि क्या है और इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए। सिम्पसन के अनुसार निरीक्षण ज्ञानेंद्रिय संबंधी सीखने की पद्धति है जिसमें व्यक्ति को अपने चारों ओर के संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सिम्पसन ने कहा था, इसको आप पढ़ लीजिए। आगे है कि इस विधि के अंतर्गत छात्र स्वयं ही निरीक्षण करते हैं और वस्तुओं तथा तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अध्यापक एक दिशा निर्देशक के रूप में कार्य करता हुआ छात्रों को निरीक्षण के उचित अवसर प्रदान करता है। छात्र स्वक्रिया के माध्यम से ज्ञानार्जन करते हैं। यह पद्धति छात्रों को क्रियाशील रहकर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में सहयोग देती है। निरीक्षण पद्धति का प्रयोग कैसे करेंगे, देखते हैं। पहला पॉइंट है कि छात्रों को जिन घटनाओं, स्थान व परिस्थिति का निरीक्षण कराना है उनका पूर्वावलोकन अध्यापक को कर लेना चाहिए। निरीक्षण के समय अध्यापक व छात्रों के मध्य प्रश्नों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए जिससे निरीक्षण निष्क्रिय न होकर सक्रिय हो जाए। निरीक्षण के समय जो भी सामग्री छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की गई है उसमें एक क्रम या व्यवस्था होनी चाहिए। जब छात्र निरीक्षण कर चुके हों तो निरीक्षित सामग्री के संबंध में छात्रों में परस्पर विचार विमर्श किया जाए जिसमें अध्यापक को सक्रिय भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। विचार विमर्श के पश्चात अध्यापक द्वारा निरीक्षित सामग्री के ऊपर छात्रों से निबंध लिखवाया जाना चाहिए जिससे निरीक्षण की सार्थकता का ज्ञान हो सके। निरीक्षण के उद्देश्य अध्यापक व छात्रों दोनों के ही समक्ष स्पष्ट होने चाहिए। ये हो गई निरीक्षण की बात। आगे अवलोकन पद्धति से क्या तात्पर्य है। अवलोकन पद्धति से क्या तात्पर्य है, तो अवलोकन पद्धति से आशय है कि किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन वहाँ के सर्वेक्षण की सहायता से करना। इस उद्देश्य से स्थानीय वातावरण के विविध पक्षों का सुगमता से अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन विषय के लिए यह पद्धति विशेष उपयोगी रहती है। इस पद्धति के उपयोग के लिए शिक्षक क्षेत्र विशेष का निर्धारण करता है या नगर का एक मोहल्ला, गांव या कोई और क्षेत्र हो सकता है। इसके पश्चात यह निर्णय करना होता है कि वहाँ किन किन पर्यावरणीय पक्षों के विषय में जानकारी एकत्र की जानी है। अध्ययन के पक्षों के अनुसार विद्यार्थियों को उतने समूहों में विभाजित करके प्रत्येक को संबंधित पक्ष की आवश्यक सूचना एकत्र करने का दायित्व दिया जाता है। शिक्षक यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है कि वांछित सूचनाएं कैसे एकत्र की जाएंगी। समूहों द्वारा सूचना एकत्र हो जाने के पश्चात उन्हें पूरे कक्षा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। इसमें आवश्यकता अनुसार तालिकाएं, चित्र, मानचित्र, फोटोग्राफ, नमूने आदि को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षक यह कार्य योजना बनाने से लेकर उसके क्रियान्वयन तथा प्रतिवेदन निर्माण तक विद्यार्थियों के सहयोग से करता है। आठवां की संरचनात्मक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, तो संरचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य एक ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु, शिक्षण सामग्री आदि से है जिसके आधार पर सुधार करना संभव होता है। दूसरे शब्दों में संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक अपने शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि आदि की गुणवत्ता, प्रभावकारिता तथा उपयोगिता का आकलन इसलिए करता है कि उस शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि को और अधिक उत्तम, प्रभावशाली तथा उपयोगी बनाया जा सके।
इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संरचनात्मक मूल्यांकन इसलिए करना आवश्यक है कि जिससे किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षण प्रविधि को अंतिम रूप देने से पूर्व उसमें आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सकता है। और यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि किसी कक्षा के छात्रों के लिए किसी विषय का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय उसके प्रारंभिक प्रारूप का मूल्यांकन इस दृष्टि से किया जाता है कि उसको अंतिम रूप के पूर्व से वांछित सुधार किया जा सके। इसी प्रकार यदि किसी नवीन शिक्षण विधि का विकास करना है तो शिक्षक उस शिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम छात्रों के प्रतिनिधि समूह पर करता है और इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों के मूल्यांकन द्वारा वह इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है कि नवीन शिक्षण विधि उन छात्रों के लिए कितनी सार्थक एवं उपयोगी है। प्राप्त आंकड़ों के मूल्यांकन एवं विश्लेषण से शिक्षक को प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, जिसके आधार पर शिक्षण विधि में आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि संरचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य तैयार किए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रम पाठ्यक्रम नवीन शिक्षण विधि की कमियों को इंगित करना तथा उनमें सुधार करने के उपाय बताना है। ठीक, तो ये जो बात हम लोगों ने अभी संरचनात्मक मूल्यांकन की थी ये उदाहरण के माध्यम से, और इससे पहले जो भी लिखा था उससे आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अलग से पढ़ सकते हैं। बाकी हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। लिखा है कि आकलित मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम पाठ्यक्रम शिक्षण विधि शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करना है। इससे स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रमों शिक्षा विधियों आदि को जारी रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए माना कि हाई स्कूल कक्षा के छात्रों के लिए विज्ञान की पुस्तक का चयन करना है तो इसके लिए हाई स्कूल के विज्ञान पाठ्यक्रम पर लिखी ऐसी सभी पुस्तकों का मूल्यांकन करना होगा। इन पुस्तकों में से उसी पुस्तक का चयन किया जाएगा जो शैक्षणिक उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम आदि की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होगी। यहाँ पर पूर्व लिखित पुस्तकों का योगात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। इस परिस्थिति में विभिन्न लेखकों अथवा प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत उक्त पुस्तकों में सुधार अथवा संशोधन करना संभव नहीं है। इसी प्रकार यदि हम किसी कक्षा के पूर्व निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया शिक्षण कार्यक्रम शिक्षण परीक्षा पद्धति आदि की वांछनीयता का आकलन करना चाहते हैं तो जिससे उसे हम आगामी वर्षों में भी जारी रख सकते हैं, तो इसके लिए योगात्मक मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। अब यहाँ पे संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन की तुलना या रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन की तुलना देखते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पे चर्चा करते हैं। पहला है कि शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में भेद स्पष्ट है। शिक्षण कार्य के दौरान समय समय पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन द्वारा सीखने वाले छात्र तथा अध्यापकों को प्रतिपुष्टि मिलती है, जिससे छात्र अपने शैक्षिक प्रयासों के लिए प्रेरित होते हैं और अध्यापक अपनी शिक्षण विधियों में आवश्यकता अनुसार सुधार करते हैं। इसके विपरीत जब कोई अध्यापक अथवा मूल्यांकनकर्ता पाठ्यक्रम की समाप्ति पर या शिक्षा सत्र के अंत में छात्रों की समग्र उपलब्धि का मूल्यांकन खटमासिक तथा वार्षिक परीक्षाओं द्वारा करता है तो इसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य कक्षा के सभी छात्रों को उनकी उपलब्धि के आधार पर भेद करके उन्हें उपयुक्त श्रेणी अथवा ग्रेड प्रदान करना है। आगे कि संरचनात्मक मूल्यांकन जो है अल्पकालिक निर्णयों को लेने में सहायक होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन दीर्घकालीन निर्णयों को लेने में सहायक होता है। जैसे संरचनात्मक मूल्यांकन में अध्यापक कक्षा के शिक्षण करते समय शिक्षण प्रश्नों को पूछकर छात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करता है तथा तदनुरूप अपनी शिक्षण शैली में तुरंत परिवर्तन कर लेता है। योगात्मक मूल्यांकन में छात्रों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नति प्रदान करने संबंधी दीर्घकालिक निर्णय लिए जाते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत अध्यापक अथवा मूल्यांकनकर्ता शैक्षिक कार्यक्रम के प्रत्येक अंश का मूल्यांकन करने के साथ उनके निर्माण में सक्रिय भूमिका अदा करता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन में अध्यापक शैक्षिक कार्यक्रम के निर्माण में कार्य नहीं करता बल्कि उसके प्रतिफल के रूप में छात्र उपलब्धि का मूल्यांकन करता है। इससे शैक्षिक कार्यक्रम की प्रभावकारिता एवं सार्थकता के विषय में जानकारी होती है। चौथा है डेनियल स्टूफल बीम ने संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के भेद को स्पष्ट करने का प्रयास किया। उसने संरचनात्मक मूल्यांकन को पूर्व क्रिया अवस्था के निर्णय लेने के लिए आवश्यक बताया, जबकि योगात्मक मूल्यांकन को जवाबदेही के लिए मूल्यांकन की संज्ञा दी है। योगात्मक मूल्यांकन शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर अर्थात पश्चो क्रियाशील होता है तथा यह जवाबदेही के लिए आधार प्रस्तुत करता है।
5वां है संरचनात्मक मूल्यांकन द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम के विभिन्न अंगों के गुण, दोष और कमियों का पता लगाया जाता है तथा उन कमियों को दूर करके शिक्षण कार्यक्रम अथवा पाठ योजना को और बेहतर एवं प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन द्वारा प्राप्त उपलब्धि परिणामों के आधार पर छात्रों में भेद किया जाता है, अर्थात उनकी योग्यता तथा गुणवत्ता के आधार पर समूह में उनकी सापेक्षिक स्थिति निश्चित की जाती है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न थे उनकी बात हम लोगों ने कर ली। अब आगे हम लोग बात करते हैं अतुल लघु उत्तरीय प्रश्नों की। लिखा है कि मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। तो सामान्यतः बालक अनुकरण द्वारा मौखिक भाषा का प्रयोग स्वयं ही करने लगता है, परंतु जब बालक घर से निकलकर विद्यालय में जाता है तो औपचारिक रूप से इस कौशल को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। भाषा शिक्षण में अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह मौखिक भाषा कौशल को विकसित करने की दृष्टि से छात्रों को चाहिए भाषा शिक्षण में अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो मौखिक भाषा कौशल को विकसित करने की दृष्टि से छात्रों को चाहिए जिससे उसमें अर्थ ग्रहण करते हुए बोलने की क्षमता विकसित हो सके। आगे है कि मौखिक अभिव्यक्ति के किन गुणों की जानकारी होना आवश्यक है। तो यहाँ पे है स्वाभाविकता, यानी बोलने में स्वाभाविकता झलकनी चाहिए। बनावटीपन आने से माहौल हास्यास्पद हो जाता है। स्वाभाविक भाषा एवं अभिव्यक्ति विश्वसनीय होती है। स्पष्टता होनी चाहिए, ठीक, यानी बोलते समय वक्ता में क्या होना चाहिए, बोलने में स्पष्टता होनी चाहिए जिससे कि कोई अन्य हमारी बात को समझ सके। शुद्धता होनी चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं भाई वो शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण से भाषण प्रभावहीन हो जाता है, अतः बोलते समय शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बोधगम्यता, यानी जो भी अभिव्यक्ति किया जाए उसके लिए सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मधुरता एवं प्रवाहमयता, मौखिक अभिव्यक्ति में मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक दोहा भी लिखा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल हो। तो ये इसीलिए मधुरता एवं प्रवाहमयता को दर्शाता है। आगे मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे साधन दिया हुआ है कि वार्तालाप, कहानी, कथन, भाषण, कविता, पाठ, संवाद, चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श, आत्मकथा, संस्मरण आदि इसके क्या है साधन है। लिखित परीक्षा के उद्देश्य, तो लिखित परीक्षा के उद्देश्य देखिए कि बच्चों को वर्णों को भाई ठीक बनावट लिखना सिखाना, सुंदर व सुडौल लेख का अभ्यास, शुद्ध अक्षर विन्यास, वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना, विषय अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना, अपने अनुभवों को लिखने की योग्यता विकसित करना, अपने विचारों को अनुच्छेदों में लिखकर व्यक्त करना और मौलिक रचना करने योग्य बनाना, साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। ये हो गई। अब आगे है लिखित अभिव्यक्ति की उपयोगिता। तो उपयोगिता क्या है कि भाई इससे बालक का ज्ञान दृढ़ एवं स्थायी होता है। पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है। बालक में मौलिकता का विकास होता है। बालक में चिंतन शक्ति, ग्रहण शक्ति का विकास होता है। आगे साक्षात्कार से क्या आशय है। तो साक्षात्कार अनुसंधान की कोई प्रणाली नहीं है अपितु आंकड़े प्राप्त करने की का एक प्रभावशाली उपकरण है। इसमें साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य बातचीत एवं अंतरक्रिया होती है। साक्षात्कार एक शोध उपकरण के रूप में विषय की समस्याओं के निदान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके द्वारा हम विषय के मनोभावों का पता स्वाभाविक रूप से में बातचीत के माध्यम से लगा लेते हैं। साक्षात्कार विधि से छात्रों की समस्याओं एवं उनकी स्थितियों की जानकारी प्राप्त करके उन्हें उचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। आजकल सभी प्रकार की नौकरियों में भर्ती करते समय साक्षात्कार प्रणाली का बहुत उपयोग होता है। साक्षात्कार के प्रकार, तो प्रकार देखिए यहाँ पे दो रूपों में विभक्त किया गया। एक संरचित या मानवीकृत साक्षात्कार या असंरचित या अमानकीकृत साक्षात्कार, ठीक, दो हो गए। निरीक्षण पद्धति के गुण, तो यह विधि मनोवैज्ञानिक है चूँकि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है। इसमें प्रत्येक छात्र अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार निरीक्षण करता है, उसे किसी बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस पद्धति में अध्यापक व छात्रों के मध्य परस्पर मधुर संबंध बने रहते हैं। व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझता है, अतः इसमें अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न नहीं होती। यह छात्रों के स्वतंत्र विकास पर बल देती है तथा छात्रों में स्वतः ही स्वाध्याय की क्षमता को उत्पन्न करती है। मूल्यांकन के दो प्रकार, रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार मौखिक, लिखित, साक्षात्कार, निरीक्षण, अवलोकन, प्रायोगिक, रचनात्मक और रचनात्मक आकलित। तो ये हमारे अभी जितने भी क्वेश्चन थे लघुत्तरी और अति लघुत्तरी यहाँ पे सब समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।